हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया था इस चैप्टर का। वी आर इनटू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम फ्रिक्शन है और ये एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 का चैप्टर है। ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया है, ऑब्जेक्टिव 1 भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव 2 भी कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखो 31 क्वेश्चन है, तो इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 31। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए बॉडी स्लिपिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन moves with a deceleration of 4 meter per second. What is the coefficient of kinetic friction between block and the plane? A body slipping on rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? आपको प्लेन दिया हुआ है, जैसे प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड एक ब्लॉक उस पर रखा हुआ है। We have a block like this. Say this is a block. Suppose को मास m का ब्लॉक है और ये ऑलरेडी मोशन में है। ये लिख रखा है, देखो, बॉडी इज स्लिपिंग ओवर द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये इस पे स्लिप कर रहा है, मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है ऑलरेडी मूव कर रहा है। ठीक है, जब मूव करेगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इफ इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, अगर सरफेस ऑफ फ्रिक्शन है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू डी एन। काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो म्यू डी इज कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन और कैसे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। ये बॉडी जो है मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, और उस पर ऑफ कोर्स वेलोसिटी घटता जाएगा, बिकॉज ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको डीएक्सेलरेट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही ये जो वेलोसिटी जिस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से इसमें डीएक्सेलरेशन होगा। सो व्हाट विल बी डीएक्सेलरेशन? डीएक्सेलरेशन विल बी F by m। m क्या होगा? इस पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? या mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा, सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और डायनेमिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा जी? म्यू डी इंटू एन। ठीक है, अब चूंकि वर्टिकली इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 0, n माइनस एम जी इज 0, सो n इक्वल्स टू mg। तो n becomes mg, तो दिस इज म्यू डी इंटू mg, राइट। तो डी एक्सेलरेशन जो है f बाई m होगा, तो f बाई m करेंगे तो m कट जाएगा, सो इट इज म्यू डी जी, राइट, म्यू डी जी। और ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। वैल्यू क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज, so if I take g as 10 meter per second square, then mu d will be what? 0.4। अगर हम लोग g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं तो mu d आएगा 0.4। सही है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। इस बुक का यही देखो खासियत है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से चालू करता है और धीरे 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 लास्ट तक जाएंगे, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यही होना भी चाहिए। दैट्स व्हाई एस.सी. वर्मा क्वेश्चंस आर वेरी गुड। मतलब स्टार्टिंग के लिए मतलब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो यू शुड डू द क्वेश्चन ऑफ एस.सी. वर्मा। देखो क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन। ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को प्रोजेक्ट कर दिया रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, रोड पे। इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.10, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? सिमिलर क्वेश्चन है। आप एक हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे ड्रा कर लो, ठीक है, ये ड्रा द हॉरिजॉन्टल रोड, और एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो मास m का है, इसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया। शुरू में इसका वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ये चूंकि रोड के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस पे जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में F। ठीक है,
F is the kinetic friction, F is the kinetic friction. तो kinetic friction कितना होता है? ये self adjusting नहीं होता है. Kinetic friction mu d n, where n is the normal reaction at the interface where you want to calculate friction. आप फ्रिक्शन कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो? इस ब्लॉक और रोड के इंटरफेस पे, बाउंड्री पे. तो उस बाउंड्री पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होता है. तो और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? यू हैव mg जो अर्थ लगा रहा है, और सरफेस चूंकि इसके मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है. हाउ इट इज कंस्ट्रेनिंग? बाय एक्सर्टिंग नॉर्मल रिएक्शन, राइट. तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0. जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दिखाना, बट दिखा दो चलो. एक्स वाई, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0, सो यू गेट n इक्वल्स टू mg. सो दिस इज बेसिकली म्यू डी आपको दिया हुआ है. चलो अभी लिख देते हैं म्यू डी mg. ठीक है. सो व्हाट इज डी एक्सेलरेशन? चूंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स डी एक्सेलरेशन काउज करेगा. ठीक है. सो डी एक्सेलरेशन इज सिंपली म्यू डी जी. म्यू डी का वैल्यू दे रखा है आपको 0.1, जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द डी एक्सेलरेशन. ठीक है. अब चूंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है और डी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पूछा हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा. ए इज द डी एक्सेलरेशन. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? v इज फाइनल वेलोसिटी, v वांट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 1 है, डिस्टेंस निकालना है आपको. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50 मीटर. So 50 मीटर will be the distance traveled. 50 मीटर will be the distance traveled. ठीक है. 50 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा. ठीक है. बिफोर कमिंग टू रेस्ट. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. क्लियर हो रहा होगा. ये देखो क्वेश्चन. A block of mass m is kept on horizontal table. If static friction is a static friction coefficient is mu, find the frictional force acting on the block. देखो यार ऐसा है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कोई टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन होगा. तो अगर इसको प्लेस कर दो, ऐसे वैसे प्लेस कर दोगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा. जब तक कि आप इसको पुश नहीं करोगे या कोई टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन यहाँ क्रिएट नहीं होता है. टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन क्रिएट करने के लिए इस पर कुछ अनबैलेंस फोर्स लगना जरूरी है. ठीक है. अगर वो सब नहीं लग रहा है तो सिर्फ खाली रख देने से, हाँ इनक्लाइन प्लेन पे होता तो उस केस में फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि इनक्लाइन प्लेन पे क्या है कि mg क्या है? कॉम्पोनेंट प्लेन के अलोंग हो जाता है, mg sin थीटा. ठीक है. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा रहेगा, तो जो फोर्सेज है, जो फोर्सेज लग रहा है इस पे, वो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, तो ये मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू मोशन. तो अगर सिर्फ ऐसे रख देंगे एंड नो फोर्स इज एक्टिंग, इन दैट केस फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी 0. फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अनलेस कि कोई टेंडेंसी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तब तक कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. समझ रहे हैं आप? कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. Unless की टेंडेंसी रिलेटिव मोशन goes to 0, there won't be any friction force. ओके. ये थ्योरी में सब हम बता भी रखे हैं, जो वीडियो पहला वीडियो है ना इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन, उसमें सब बता रखे हैं. ठीक है. और डिटेल में बता रखे हैं. इंट्रोडक्शन में सारा एक्सप्लेन किया है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, कितना मैग्नीट्यूड में लगता है, वो सब हम डिस्कस कर रखे हैं. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है. A block slides down inclined surface of inclination 30 degree with horizontal. A block slides down inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal. ठीक है. Starting from rest, it covers 8 meter in first to second. Find the coefficient of kinetic friction between the two. ठीक है. ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, सपोज करो दिस इंक्लाइन प्लेन.
सपोज वो मास m है, तो क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ, व्हाट विल बी द फोर्सेस। एक तो इस पे mg लग रहा है, हालांकि आई डोंट रिकमेंड कि इसी में ड्रा करो, अलग से आप ये ड्रा कर लीजिए, तो क्वेश्चन हो गया ना। क्या क्या फोर्स लगेगा बताइए। एक तो mg लग जाएगा। अब ये इंक्लाइन प्लेन जो है इस ब्लॉक के मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन करेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन। आ चूंकि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, एंड द फ्रिक्शन फोर्स विल बी डायनेमिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग गया। ठीक, ओके फाइन। नाउ लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना ऑब्जर्वर का डिस्क्रिप्शन होता है, तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है एक्सिस के लॉन्ग आ जाए और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ जाए। तो उस केस में क्या है कि कम से कम रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, कम से कम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये स्लाइड कर रहा है, डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। इट कवर्स अ डिस्टेंस 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, so n minus mg cos theta is going to be 0. There is no motion in y direction, so n minus mg cos theta is going to be 0. ठीक, fine. And suppose acceleration in x direction is a, so net force in x direction क्या होगा, mg का एक component positive x direction में, mg sin theta minus mu dn, n क्या है, mg cos थीटा, इसमें पुट कर लो mg sin थीटा माइनस, so the acceleration is what, g sin theta minus mu g cos theta, g sin theta माइनस म्यू जी cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आपको आ रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 AT स्क्वायर, और ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, थीटा तो चेंज कर नहीं रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। सो 1 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो म्यू पूछ रहा है आपसे, जी को 10 ले लो, एंड थीटा इज गिवन टू यू, थीटा इज व्हाट, 30 डिग्री, सो साइन 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2, 4, तो क्या आ जाएगा, 0.4 0.8, 1 माइनस 0.8, so mu will be 0.2 upon √3। इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, .11 आ रहा है यहाँ से, म्यू इज 0.115, ये कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोल रहा है, सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विथ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव
in the first 2 seconds after starting from rest. Mass of block is 4 kg. अच्छा, 4 न्यूटन फोर्स डाउन द इंक्लाइन हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, तो लगा दो यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स, और ये सब मिटाओ। म्यू तो वही रहेगा, प्रीवियस प्रॉब्लम ही बोल रहा है ना, तो म्यू वही रहेगा, 0.11 ले लेंगे म्यू हम लोग। इसमें बोल रहा है कि इसको हमने पुश कर दिया, चार न्यूटन फोर्स से, तो ये सब तो फोर्स सही लग रहा है इसमें। अब इसमें 4 न्यूटन और फोर्स लगा दो आप, पुट 4 न्यूटन एडिशनल फोर्स, 4 न्यूटन। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, mg साइन थीटा के साथ साथ 4 न्यूटन और लग जाएगा, ठीक है। और m दे रखा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 न्यूटन यहां करो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हम लोग का, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास भी दे रखा है हम लोग को, मास है कितना दे रखा है, 4 kg, तो डिवाइड करोगे मास से तो 4/4 उधर 1 हो जाएगा, माइनस एक्सेलरेशन आपका 1 अधिक हो गया ना, पहले पीछे एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, है? पीछे एक्सेलरेशन क्या आ रहा था जी, 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, भूल गए। पीछे जो एक्सेलरेशन आ रहा था हम लोग का, उसमें 1 और जुड़ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ये आ रहा होगा ना, 8 4 आ रहा था, ठीक है, पीछे एक्सेलरेशन 4 आ रहा था, ये वैल्यू 4 था, तो 1 और जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये मतलब एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो 5 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ठीक है, 4 न्यूटन लगा और 4 kg का मास है, तो 1 और बढ़ जाएगा, पीछे 4 था तो 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 1/280 स्क्वायर, सो दिस इज 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 यानी 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ 8 मीटर था, उसमें 10 मीटर हो जाएगा। ओके, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर, ठीक, क्लियर था। ऐसे तो एक्सेलरेशन 4 न्यूटन एडिशनल फोर्स लगाओगे तो मतलब मास 4 kg है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जाएगा, उतना करने का नीड नहीं था इसमें, है ना। चलो ठीक है, फिर समझ में तो आ गया ना हम लोग। ये देखिए क्या बोल रहा है, a mass of 2 kg lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to incline needed to make the block move up the incline, down the incline. अच्छा ठीक है, ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ओवरकम करना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़े हैं ये सब थ्योरी में, कि आपको किसी ब्लॉक को मूव करना, रेस्ट पे है और रेस्ट से मोशन में लाना है, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ड्रा करते हैं, आपको ये इंक्लाइन प्लेन है, जैसे इंक्लाइन प्लेन, एंड यू हैव केप्ट अ ब्लॉक ऑन दिस, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, से मास इज m, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन। अगर अप द इंक्लाइन मूव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आपको फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सपोज F इज द फोर्स विच यू नीड टू अप्लाई, ठीक है। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं हम लोग, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम।
2 kg, क्या क्या फोर्स लगेंगे? एक तो हो गया आपका 2g, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आए कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको अप द इंक्लाइन मूव करना है, यानी दिस फोर्स इज गोइंग टू क्रिएट अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इन दिस 2 kg ब्लॉक टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, वो डाउन द इंक्लाइन लगेगा, तभी ना ये इस टेंडेंसी को अपोज करेगा। आप इसको अपवर्ड मूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर टेंडेंसी क्या क्रिएट होगा, टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग को जस्ट मूव करना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, मतलब मिनिमम फोर्स निकालना है ना, वी हैव टू मूव, जस्ट मूव अप द इंक्लाइन, वी डोंट हैव टू मूव इट विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। So I think the question makes a sense कि what is the force which is required to make the block move up the incline. So in order to make the block move up the incline with zero acceleration, the net force will be, इसको coordinate system draw कर दो, coordinate system draw कीजिए, बहुत लोग मिस करते हैं, किताबों में भी मिस नहीं दिया रहता है, तो सही नहीं है, you must draw the coordinate system, ठीक है। So this is 30 degree. So net force in y direction will be 0. So n minus 2g cos 30 is 0. ठीक है, and we don't want acceleration along x axis also. So net force in x direction will also be 0. So net force in x direction क्या हो जाएगा, 2g sin theta in positive x direction, फ्रिक्शन भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और जो f है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में 0. So F must be equal to small f is the friction force. तो अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, then this friction force will reach the limiting, आपको लिमिटिंग वैल्यू ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ओवरकम करना पड़ेगा, तभी ये मूव अप द इंक्लाइन होगा, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 2g sin थीटा प्लस लिमिटिंग वैल्यू इज म्यू एन। टीवी थोड़ा खराब हो गया लगता है, ठीक है। सो n इज 2g cos 30, n इज 2g cos 30, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2g sin 30, म्यू दिया हुआ है क्या, म्यू दिया हुआ है प्लस 0.2, 2g cos 30, ये फोर्स लगेगा। निकालो g को, 2g को बाहर ले लो, 2g बाहर ले लोगे तो 20 हो जाएगा बाहर, है ना। sin 30 इज 1/2 प्लस 0.2 cos 30 इज √3/2, so it is 10 this, okay। लगभग 13.464 न्यूटन, ठीक है, 13.464 न्यूटन, ठीक है। ए पार्ट तो ये हो गया 13 न्यूटन। और क्या बोला, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन मूव करने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ेगा क्या, बोलो चेक कर लो, जी साइन थीटा, मतलब ऐसे अगर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये चेक करो कि mg साइन थीटा इसका लिमिटिंग वैल्यू को ओवरकम कर रहा है कि नहीं। अभी तो डाउन द इंक्लाइन मूव करने के लिए अभी तो कुछ मत लगाओ, चेक करो कि 2g साइन थीटा जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स का, क्योंकि अगर डाउन द इंक्लाइन मूव करना है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन मूव करना है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में।
तो आपको ये चेक करना है कि 2g sin थीटा जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है या कम है। अगर 2g sin थीटा इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है तो बिना कोई फोर्स लगाए मूव कर जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू आपका म्यू एन है, म्यू इज 0.2 और एन आपका 2g cos 30 है। ये कितना आ रहा है, 0.2 गुने 2 गुने 10 गुने √3/2 कट जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, गुने 2, 3.464। अब जो mg sin 30 है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो निकाल लो। मास दिया हुआ है 2 kg 10 गुने 1/2, ठीक है, mg sin 30 10 है। मतलब ये जो फोर्स 2g sin 30 जो फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो 10 है और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 3.464 है। तो ये ऑलरेडी mg sin 30 इज मोर देन म्यू mg cos 30, म्यू mg cos 30। तो ऑफ कोर्स जो mg sin 30 है वो चूंकि ज्यादा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि अप द इंक्लाइन लग रहा है, तो ये बिना कोई फोर्स लगाए अपने आप ही एक्सेलरेट कर, मूव ही नहीं करेगा बल्कि एक्सेलरेट भी करेगा। सिर्फ मूव ही नहीं करेगा बल्कि एक्सेलरेट भी करेगा। आपको बाहर से कोई फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, अप द इंक्लाइन मूव करने के लिए फोर्स का जरूरत है। ठीक है, आंसर भी सही है, 0 दे रखा है। ठीक है, ओके, आगे चलता। Repeat the part A of the problem 6 if push is applied horizontally and not parallel to the incline. Horizontally push करना है, not parallel to the incline. चलो करते हैं, हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, उसमें क्या। इसको मिटा ही दो, इसका कोई फिर से ही करना पड़ेगा इसको। तो जो पुश लगा रहे हैं, अभी क्या था कि अप द इंक्लाइन लगा रहे थे ना, अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली पुश करना है हमको। तो बताओ क्या हिसाब किताब होगा। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, अब इसको अप द इंक्लाइन मूव करना है, लेकिन फोर्स जो है ना, पहले क्या था अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगा रहे थे, अब कह रहा हॉरिजॉन्टली लगाना है, इधर से लगाना है तुमको फोर्स, इधर से फोर्स लगाना है। अब फिर बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर मूव करने लगे। फिर से फ्री वाली डायग्राम ड्रॉ कीजिए आप। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, 2 kg है, चलो 2 kg कर लो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। क्या क्या फोर्स लगेगा, 2g, नॉर्मल रिएक्शन इज n, और एक फोर्स मान लो इधर से लग रहा है F, यही F निकालना है, कितना फोर्स लगेगा ताकि जस्ट ये आपका मूव कर जाए अप द इंक्लाइन। ये फोर्स F हो गया। तो यहाँ लगाओ या शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में है, तो ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में फोर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो डायनेमिक्स है यहाँ पे, जब तक हम लोग ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तब तक जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होता, इट डजंट अफेक्ट डायनेमिक्स, पार्टिकल डायनेमिक्स। लेकिन यही रोटेशन में चले जाएंगे तो फिर शिफ्टिंग अलाउ नहीं होगा फिर ये। ठीक है, तो ऐसे कर दिया हमने। अब चूंकि हमें अप द इंक्लाइन मूव करना है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। और इसका हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी ये मूव करेगा। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स जो हम लोग को ओवरकम करना है वो म्यू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया जाए। जब बहुत सारा फोर्स होता है ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहो तो तुम ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना। तो चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं।
देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई, वाई के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन वुड बी 0। ये आपका क्या है 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। सो व्हाट इज फोर्स इन वाई डायरेक्शन, n माइनस 2g cos 30 माइनस f का भी एक कॉम्पोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, f sin 30 इक्वल टू 0। और हम लोग को जस्ट मूव करवाना है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट नहीं करवाना है। सो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन विल आल्सो बी 0। मतलब हम लोग फ्रिक्शन का जो है लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इतना फोर्स होना चाहिए कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ओवरकम कर ले। तो चलो नेट फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन ही लिख लो, कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा, f cos 30 इज अ नेट फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द मतलब नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, माइनस 2g sin 30, और चूंकि हमें ऊपर मूव करवाना है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन द इंक्लाइन लगेगा, और मूव करवाने के लिए फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका लिमिटिंग वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू इसका μn होता है, ठीक है। पहले तो n यहां से निकाल लीजिए, n क्या हो जाएगा, इज 0, क्योंकि मूव करवा जस्ट मूव करवाना है, कोई एक्सेलरेट करके मूव नहीं करवाना है हम लोग को। सो n इज f sin 30 प्लस 2g cos 30। अब इसको यहां नीचे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, f cos 30 माइनस 2g sin 30 माइनस म्यू f sin 30 प्लस 2g cos 30। अब सारा वैल्यू पुट कर देना है हम लोग को, ठीक है। सारा वैल्यू जो है आपका 0.2 कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जो थीटा है वो 30 डिग्री है, थीटा जो है 30 डिग्री है। मास ऑलरेडी पुट कर रखे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, 0.2, ठीक ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी, f cos 30 is √3/2, 2g is 20, g को 10 ले लिया, sin 30 is 1/2 माइनस म्यू इज 0.2, f we don't know, f/2 प्लस 2g is 20 into √3/2 इक्वल टू 0, ठीक। तो f को अगर बाहर ले ले हम लोग f/2 को, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 0.2 माइनस ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2√3, ठीक है। So from here f comes out to be 10 plus 2√3 into 2 and √3 minus 0.2। निकालो, इसको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2√3 into 2 into 2, ठीक, भागा √3 माइनस 0.2, 17.65 ऐसे ही आ रहा, 17.5765 ऐसा आ रहा आंसर, ठीक है, ठीक।
17.5 दिया हुआ है, हालांकि 17.6 में आना चाहिए, राउंड करेंगे तो ये 7 है तो 6 हो जाना चाहिए, बट ठीक है चलो 17.5 इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे हम लोग फोर्स लगा दिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर लीजिए, क्योंकि लोग ना किसी को किधर भी रिजॉल्व कर देता है किसी फोर्स को किधर भी रिजॉल्व कर देगा, वो नहीं करना है। अगर इसी वजह से अगर हम लोग कहें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम तो आपको बोल रहे हैं शुरू से कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका डिस्क्रेशन है, तो आपका डिस्क्रेशन है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चाहो तो अलग भी ले सकते हो। मतलब अगर कोई कहे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये नहीं लेंगे जो आपने लिया है, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर फिर भी आएगा। देखो अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई ऐसे लेता है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो फोर्स आप रिजॉल्व कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या था कि आपने ऐसे लिया था तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व नहीं किया था, ठीक है, आपने 2G को रिजॉल्व किया था, F को रिजॉल्व किया था, क्योंकि 2G और F जो था एक्सेस के अलॉन्ग नहीं था। ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेता है तो ऐसे केस में आपका F और 2G रिजॉल्व नहीं होगा, आंसर वही आएगा। नाउ F विल बी रिजॉल्व एंड N विल बी रिजॉल्व। करके बताते हैं आपको। जैसे ये आपका 30 डिग्री होता है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये कितना हो जाएगा जी, मतलब सॉरी, एफ को यहां ड्रॉ करते हैं तो रिजॉल्व करने में हमको इजी रहेगा। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अलग लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन अलग दिखेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखिए। अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है तो इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, उसको लेने में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट उसका रिजॉल्व करने में इजी रहेगा हमको, ठीक है। एफ हो गया तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, यानी ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप इक्वेशन लगा लो, मतलब एफ टू ओवरकम टू मेक द बॉडी मूव इन अप द इंक्लाइन, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन, राइट। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा आपका। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में ही है, हम लोग को जस्ट मूव करना है, वी डोंट हैव टू मूव इट विथ एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, क्योंकि बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने से नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम नेचर नहीं बदलेगा ना मोशन का, तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते हैं। सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी हाउ मच, एफ cos 30, तो म्यू एन cos 30, ठीक है, म्यू एन cos 30, और फिर एन को भी जो जो फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है उसको रिजॉल्व करेंगे, प्लस एन साइन 30, क्योंकि एफ और एन एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ये नेट ये फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस द फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक तो इक्वेशन ये बनेगा आपका। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल आल्सो बी जीरो, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन? नेट फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज एन cos 30, ठीक है, एन cos 30 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? एक तो 2G हो गया और एक हो गया F sin 30, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन अलग दिख रहा है पीछे वाले इक्वेशन से, बट आंसर वही आएगा, आंसर विल बी सेम, आंसर आपका सेम आएगा। समझ में आ रहा है आपको? आंसर विल नॉट बी डिफरेंट। आप इक्वेशन का देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिटरमाइन कि किस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बदल देंगे, जो द फोर्स विच आर रिजॉल्विंग विल चेंज, बट आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल रिमेन सेम। Answer does not depend on the choice of coordinate system. Your appearance of the equation depends on the choice of coordinate system. जो इक्वेशन का अपीयरेंस है वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो कर ही लिया। ये देखिए क्या लिख रहा है, इन ए चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइन प्लेन कंस्ट्रक्टेड विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट। अच्छा ठीक है, find the acceleration of a boy sliding on it if friction coefficient between cloth of the boy and incline 0.6। एक्सेलरेशन क्या होगा? आप
क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? mg नॉर्मल रिएक्शन, और चूंकि इधर स्लाइड कर रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी μn, ठीक है, μn। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करोगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा x y, so this is 45, so this will be 45, so net force in the y direction is 0, so n minus mg cos 45 is 0, right, and net force in x direction will be how much? mg sin 45 minus μn equal to mass into acceleration, and n is what? N is mg cos 45, so you have mg sin 45 minus n is, so mm will cancel out. What is acceleration? G, what is G? 10 दे रखा, sin 45 is 1 by root 2 minus mu is 0.6 and cos 45 is also 1 by root 2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्चुअली आपका 10 by root 2 and 1 minus 0.6 is 0.4, तो 4 बटा रूट 2 आ जाएगा, so you have 2 root 2। टू 2.828, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। This is the acceleration. This is the acceleration. हाँ ठीक है, 2 root 2 ही आंसर लिख रखा है, कोई नहीं, ठीक है, 2 root 2 is the answer, आंसर यही लिख रखा है 2 root 2, ठीक है, ओके, गुड। Let's go to next question. A boy starts slipping down the incline and moves half meter in half second. How long it takes to move the next half meter? देखो, if he is slipping down the incline, the acceleration will be what? पीछे किए हैं इसलिए बार बार उसको नहीं रिपीट कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन है ना, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा नेट फोर्स इन डाउन द इंक्लाइन होता है, तो मास से डिवाइड करें तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इट मूव हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, तो एक्सेलरेशन ए ये है, तो इस डेटा से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 1/2 AT स्क्वायर is 1/2 मीटर, राइट, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 1/2 ए, ये हाफ सेकेंड मूव करता है, हाफ सेकेंड मतलब 1/2 सेकेंड, 1/4 इक्वल्स टू 1/2 कट जाएगा, सो एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाफ मीटर हाफ सेकेंड मूव किया, तो नेक्स्ट हाफ मीटर कितना में मूव करेगा? हाफ मीटर जो है हाफ सेकेंड में मूव किया, तो नेक्स्ट हाफ मीटर कितना में मूव करेगा? तो एक काम करते हैं ना, हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है? शुरू में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 मीटर ट्रेवल करने में क्या टाइम लग रहा है? ठीक है, 1 मीटर ट्रेवल करने में क्या टाइम लग रहा है? ए हम लोग निकाल चुके हैं 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर इज 1, सो टी इज 1/√2। 1/√2 टाइम लगेगा पूरा 1 मीटर ट्रेवल करने में। 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, तो हाफ मतलब यहां से 1 मीटर ट्रेवल करने में आपको लग गया 0.707 सेकेंड, और हाफ मीटर ट्रेवल करने में 0.5 सेकेंड लगा, यानी नेक्स्ट हाफ मीटर ट्रेवल करने में दिस माइनस 0.5 हो जाएगा। सो द टाइम विच यू नीड टू ट्रेवल इन फॉर द नेक्स्ट हाफ 0.707 जो कि 1 मीटर ट्रेवल करने में लगा, माइनस हाफ मीटर ट्रेवल करने में 0.5 लग गया था, इट विल बी 0.207 सेकेंड, ठीक है। फ्रैक्शन का कुछ इसमें रोल नहीं था,
फ्रिक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, ठीक, 0.21 लिखा। ओके, दिस हैज गॉट नो रोल टू प्ले, ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, नथिंग फ्रिक्शन इन इट। ये देखो क्या बोल रहा है, the angle between resultant contact force and normal force exerted by body on the other is called angle of friction. अच्छा, show that if lambda is the angle of friction and mu is the coefficient of static friction, ठीक, ओके, देखो ये आपका बॉडी है, अगर मान लो स्लाइड कर रहा है तभी फ्रिक्शन लगेगा ना, स्लाइड कर रहा है तभी फ्रिक्शन लगेगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या, जैसे देखो इस पे फोर्स क्या क्या लगेगा, मान लो इधर स्लाइड कर रहा है ये, तो उस केस में आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, mg हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन इज से μn, फ्रिक्शन इज μn, राइट। अब बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, अगर हम लोग ये कॉर्नर सिस्टम ड्रा करेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट n इज द कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, mg कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, mg तो अर्थ लगा रहा है, जो सरफेस मास m पे लगा रहा है वो n लगा रहा है और μn लगा रहा है, जो सरफेस इस बॉडी पे लगा रहा है वो फोर्स कौन कौन सा है, n है और μn है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका अगर n को वेक्टोरियली अगर हम लोग ऐसा शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये आपका f हो गया और ये n हो गया, तो इसका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम विल बी लाइक दिस, ठीक है, इज द वेक्टर सम, ऑलराइट, एंड क्या बोल रहा है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया कैपिटल F मान लो, एंड नॉर्मल फोर्स, ये एंगल बोल रहा है कि ये एंगल हमारा जो है इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा, ये लैम्डा हो तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, सो यार tan lambda is what, tan lambda is, this is your f, this is your n, tan lambda this length by this length, मतलब it is f by n, f by n, right, and we know that this is static friction, okay, ये static friction का बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन की बात नहीं है, डायनेमिक फ्रिक्शन में तो f is μn only, ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन का बात कर, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा भी है इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा भी है, सो इफ इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन f विल नॉट बी μn, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f विल बी μn, f जो है μn नहीं होगा, जो f का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो μn होगा, ठीक है, f मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन केस में f इज नॉट μn, f का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो μn होगा, तो यहां से हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि f इज लेस देन इक्वल टू μn, तो हम कह सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू μn बटा n, इट इज म्यू, सो आई कैन से दैट tan lambda इज, ये नहीं भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का ही बात कर रहा है, ठीक है, या यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, यहां से आ जाएगा आप, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, ठीक है, ओके, आई थिंक हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, वो हमने नहीं पुट किया लोग, कोई नहीं, यहीं पे रुक जाते हैं, अगला 10 क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आई थिंक वी हैव डन दिस फर्स्ट 10 क्वेश्चन, ज़्यादा कर लिया, हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन यहीं तक था, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, 10-10 का सेट में कर रहे हैं, पहला 10 फिर नेक्स्ट 10, 31 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 11 to 20 इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।